यूपीएससी सी सेट में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना डिफिकल्ट नहीं है। हमें बस टाइम को ठीक से मैनेज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सी सेट का एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा होता है। तो सी सेट में टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं और ये 80 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं। अब इन 200 में से हमें लाने होते हैं 33% मार्क्स। तो 200 का 33 होता है 66 मार्क्स। तो हमें एटलीस्ट 66 मार्क्स तो लाना ही है सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। अब 66 मार्क्स लाने का मतलब क्या हुआ कि हमें 27 क्वेश्चंस बिल्कुल सही से करके आने हैं। 27 क्वेश्चंस एकदम सही करके आने जिनमें कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि किसी की 100% एक्यूरेसी है कि 27 क्वेश्चंस किए और 27 के 27 ही सही हो गए। तो एक सेफ साइड पे रहने के लिए हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कितने क्वेश्चंस हमें एग्जाम के टाइम पे अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि एटलीस्ट 40 टू 50 क्वेश्चंस आप एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट करके आए। अगर आपकी एक्यूरेसी एवरेज है तो एटलीस्ट 40 टू 50 क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करके आने चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है कि 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उनमें से 38 36 क्वेश्चंस सही हो गए तो आप 30 टू 40 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्यूरेसी एवरेज है तो एटलीस्ट 40 टू 50 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, ये 40 टू 50 क्वेश्चंस क्यों करके आने हैं, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम के बाद में क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपनी आंसर कीज निकालते हैं और उन आंसर कीज में कई क्वेश्चंस बहुत डाउटफुल होते हैं। तो एग्जाम के बाद में जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो यही डाउट में रह जाते हैं कि आंसर सही है या नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसलिए जो मेंस का टाइम होता है वो यही सब सोचने में खराब हो जाता है। तो वो सेफ साइड पे रहने के लिए कि कोई डाउट नहीं रहे एग्जाम के बाद में कि क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, एटलीस्ट 40 टू 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं एग्जाम में। तो अगर हम देखें तो एग्जाम में तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग और क्वांट। अब पिछले 4 सालों से देखा जा रहा है कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है इससे ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चन आते हैं। पिछले 4 साल से तो 27 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। उसके पहले 25 भी आए हैं किसी ईयर में, 30 भी आए हैं किसी ईयर में। तो 25 टू 35 क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। ठीक है, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 27 तो 27 क्वेश्चन ही आएंगे, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 53 क्वेश्चंस वो होते हैं रीजनिंग और क्वांट से मिला के। ठीक है, अब बात आती है कि कितना टाइम किस पोर्शन को देना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आप एग्जाम की शुरुआत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही करिए। ठीक है, अगर लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं, पैराग्राफ पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं, सही आंसर टिक कर सकते हैं, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन अगर लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, रीजनिंग और क्वांट स्ट्रांग है, तो रीजनिंग या क्वांट से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि कौन से टॉपिक को कितना कितना टाइम देना चाहिए हमें एग्जाम में। तो एग्जाम स्टार्ट होता है 2 बजे। जो सी सेट का एग्जाम है वो स्टार्ट होता है 2 बजे और खत्म होता है 4 बजे। तो इस 2 से 4 के टाइम को कैसे डिवाइड किया जाए। तो ये जो 2 से 4 का टाइम है इसमें हमें क्या करना है, 2 बजे से अगर हम सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमें 25 टू 30 मिनट्स देना है। इससे ज्यादा टाइम इसे नहीं देना है, एटलीस्ट फर्स्ट गो में तो नहीं देना है। उसके बाद एक बार पूरा पेपर देख लिया फिर वापस से सेकंड गो में आप और टाइम दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई और क्वेश्चन इससे बन सकते हैं तो बाद में आप दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट गो में तो 25 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड होगा उसमें आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं या क्वांट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे तो रीजनिंग को भी 25 से 30 मिनट्स ही देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देना है। और क्वांट को 35 टू 40 मिनट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टोटल हमारे पास होते हैं 120 मिनट्स। 2 आवर कितना, 120 मिनट्स हमारे पास टोटल होता है, जिसमें हम 25 50 प्लस 35 85 मिनट्स हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, या कह सकते हैं 90 मिनट्स ही हम यहाँ पर
निकाल चुके हैं। अब बचे हमारे पास 30 मिनट और। ये 30 मिनट में हमें क्या करना है? तो ये 30 मिनट में हमें सबसे पहले जो करना है वो है ओएमआर फिल करनी है। ओएमआर फिल करने के बारे में हम अभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह से ओएमआर फिल करी जानी चाहिए। तो बाकी के ये जो 30 मिनट है उनमें सबसे पहला काम जो करना है वो है ओएमआर फिल करना। फिर अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि डाउटफुल मार्क किए हुए थे, उनको अभी सॉल्व कर सकते हैं, टाइम है इतना कि वो अभी सॉल्व हो जाएंगे और उनका आंसर सही से निकाल सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस का रिव्यू करना है। क्वेश्चंस रिव्यू प्लस ओएमआर, ये 30 मिनट्स इसको हमें देने हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं ओएमआर शीट की। तो जो ओएमआर शीट है यूपीएससी में वो कुछ इस तरह की आती है, सब अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर हमें सेंटर फिल करना होता है। सेंटर में जनरली दिल्ली ही फिल करना होता है। मतलब अगर आपका सेंटर दिल्ली है तो दिल्ली फिल करना है। बाकी जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वहां पर आपको बता दिया जाएगा क्या फिल करना है। सब्जेक्ट एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है वो मार्क करना होगा। क्वेश्चन सीरीज बुकलेट होगी जो भी आपकी, वो मार्क करना है। अगर ए है तो यहाँ ए फिल करना है और यहाँ पर ए ही फिल करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ ए फिल कर दिया लेकिन यहाँ मार्क सी कर दिया, तो ये गलती नहीं करनी है इस टाइप की। सब्जेक्ट कोड भी एडमिट कार्ड में होता है, वहां से मार्क करना है और रोल नंबर भी वहां से करना है। ठीक है। और पूरा इसमें दिया हुआ है कि इस तरह से हमें जो बबल्स हैं वो फिल करने होते हैं। तो ओएमआर फिल करने में एटलीस्ट कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि ओएमआर शीट किस तरह से फिल की जाए, कब फिल की जाए। दूसरा क्वेश्चन हमारा उठता है कि ओएमआर कब फिल की जाए। तो तीन तरह से लोग बोलते हैं करने के लिए। तो फर्स्ट एक होता है जो लोगों को रहता है कि वो क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका बबल फिल कर दिया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका बबल फिल कर दिया, तीसरा अटेम्प्ट किया उसका बबल फिल कर दिया। पर मुझे ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये मेथड सूट कर रहा है तो प्लीज आप बिल्कुल फ्री हैं अपने मेथड को यूज करने के लिए एग्जाम में। जो भी आपके ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं, मॉक टेस्ट में दिए हों, मॉक टेस्ट में कुछ भी मेथड्स यूज किए हों, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें ओएमआर फिल करके देखिए। तो जो भी आपको सूट कर रहा है आप उस मेथड से ओएमआर शीट फिल कर सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा रहता है तरीका, दूसरा तरीका रहता है कि एक एक सेट कर लिया। जैसे फर्स्ट 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, सॉरी, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और उनकी उन 20 क्वेश्चंस को फिल कर दिया। देन अगेन नेक्स्ट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन्हें फिल कर दिया। या फिर बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया उसे फिल कर दिया, या क्वांट किया फिर उसे फिल कर दिया। तो इस तरह से भी आप फिल कर सकते हैं। और थर्ड मेथड होता है कि पूरा पेपर कर लिया, उसके बाद लास्ट के 30 मिनट्स में पूरी ओएमआर फिल कर ली। लेकिन इस केस में आपको 30 मिनट्स तो पहले एटलीस्ट ओएमआर फिल करना स्टार्ट कर ही देना है। लास्ट मिनट पे ये नहीं करना है कि टाइम बहुत कम बचा है, ओएमआर शीट फिल करने का टाइम ही नहीं बच रहा है। क्योंकि एग्जाम में तो सब मार्क कर दिया, फर्स्ट का आंसर ये होगा, सेकंड का आंसर ये होगा, थर्ड का ये होगा, लेकिन ओएमआर शीट में उसको फिल ही नहीं किया। तो एटलीस्ट 30 मिनट तो आपको लेकर चलना ही चलना है कि ये 30 मिनट्स तो ओएमआर शीट के लिए रखने हैं। ठीक है। उसके बाद फिल करने के बाद अगर टाइम बच रहा है तो आप फिर जो भी आपके रिव्यू वाले क्वेश्चन है उन्हें कर सकते हैं, लेकिन ये 30 मिनट्स तो आपको एटलीस्ट रखना ही है। क्योंकि बहुत लास्ट में बहुत हड़बड़ी हो जाती है उसके, तो ये सब भी हो सकता है कि सेकंड क्वेश्चन का थर्ड में मार्क कर दिया, थर्ड का फोर्थ में मार्क कर दिया, फोर्थ का फिफ्थ में मार्क कर दिया, लाइन से सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करनी है बिल्कुल भी। 30 मिनट्स पहले आपको एमआर शीट फिल करना स्टार्ट कर देना है। एक एक क्वेश्चन को ठीक से देख के कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसका बबल उसी के सामने फिल किया जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन है उसका बबल उसी के सामने फिल किया जा रहा है। बिल्कुल इस तरह से ध्यान रखते हुए ओएमआर शीट को फिल करना है। ठीक है। तो आप इन तीनों मेथड में से देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है आप वो फॉलो करिए। ये सब मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी जो भी आपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस किया है या पहले कहीं भी प्रैक्टिस किया है जिस भी तरह से, आप उस तरह से अपना बिल्कुल डिस्क्रिशन से यूज कर सकते हैं अपना मेथड। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर कि सबसे पहले आपको मैथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आपको देने हैं 25 मिनट्स। देन रीजनिंग को आपको देने हैं 25 मिनट्स और क्वांट को आपको देने हैं 35 मिनट्स। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, टिक करना है, आगे बढ़ना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है। ज्यादा उस पर सोचना नहीं है,
एक दो मिनट देना है अगर किसी क्वेश्चन पे, पर एक दो मिनट से ज्यादा टाइम बिल्कुल किसी क्वेश्चन को नहीं देना है। ठीक है, इससे ऑलमोस्ट 25 to 27 30 क्वेश्चंस आएंगे। इन दोनों से मिलाकर 50 क्वेश्चंस आएंगे, ऑलमोस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस इन दोनों से मिलाकर आएंगे। तो ये जो टाइम है ये बिल्कुल इसी तरह से रखना है। ठीक है, 85 मिनट्स, 85 to 90 मिनट्स ये इसी तरह इन पर ही हो जाएंगे। 30 मिनट बिल्कुल किस पर रखने हैं, ओएमआर के लिए, या फिर अगर आप ओएमआर साथ में भरते जा रहे हैं तो वो भी ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो। कोई भी नया मेथड एग्जाम के टाइम पे ट्राई नहीं करना है, बहुत हानिकारक हो सकता है। जो आपने पहले से ट्राई किया हुआ है, आप सुटेबल हैं, आप वही मेथड एग्जाम में फॉलो करिए क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, और आई वुड प्रेफर कि पहले वन गो हो गया, एक बार एक बार जल्दी 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 पूरा पेपर देख लिया, तो कोशिश करना कि 85 मिनट्स हम यहाँ ले रहे हैं, पर 70 मिनट्स में एक बार पूरा पेपर ही आप देख लो। बाकी के जो 20 मिनट्स फिर भी बचे हैं उनमें जो रिव्यू वाले क्वेश्चंस हैं वो कर लो। बाकी के 30 मिनट्स में ओएमआर फिल करके और भी जो लास्ट के क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हमको टाइम मैनेज करते हुए चलना है और एग्जाम को अच्छे से देना है। दिमाग बिल्कुल काम रखना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है एग्जाम वाले टाइम पे। पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है और इजी भी आ सकता है, तो डरना नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट आ गया या बहुत इजी आ गया, क्योंकि अगर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए ही डिफिकल्ट होगा, इजी होगा तो सबके लिए ही इजी होगा। तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर देख के पहले ही जज नहीं करना कि यार पेपर इजी है या पेपर डिफिकल्ट है, वो सब हम पेपर के बाद डिस्कस करेंगे। पेपर के टाइम पे हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है, हर 80 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, और उनके सबके आंसर्स हैं, सबके ऑप्शंस हैं हमारे सामने। उन ऑप्शंस को हमें बस सही से फिल करके आना है, सही आंसर हमें निकालना है और उसको फिल करके आना है, इतना ही हमें एग्जाम में ध्यान रखना है। अब अगर आप, हो सकता है एग्जाम के लिए कोई टेस्ट पेपर्स दे रहे हो या मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज परचेज की हुई हो, और अगर उनके डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है वहां पर पूछ सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज है उसका कोई भी क्वेश्चन का आपको डाउट है, कोई प्रैक्टिस सेट है उसका डाउट है, आप बेझिझक टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी हमारी कम्युनिटी बनी हुई है, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिर इनके अलावा भी एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और टिप्स अगर आपको जाननी है तो बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो आएगा तो यू विल गेट नोटिफाइड। थैंक यू सो मच।